वेलकम टू कैरियर 360। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन की, जिसको कमर्शियल पावर भी कहा जाता है, मेंस भी कहते हैं, यूटिलिटी भी कहते हैं। ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन या कमर्शियल पावर को सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत कब पेश आती है। पहले तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं जब हमें कमर्शियल पावर, मेंस सप्लाई या ग्रिड को सिंक्रोनाइज करते हैं अपने पावर प्लांट के साथ। वो पावर प्लांट डीजल पावर प्लांट भी हो सकता है, वो गैस पावर प्लांट भी हो सकता है, वो हाइब्रिड पावर प्लांट भी हो सकता है। कोई भी पावर प्लांट हो, जब भी आप उसको कमर्शियल पावर के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे तो तीन वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत पेश आ सकती है ग्रिड के साथ। पहली ऑप्शन ये है कि आप पावर को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आपका जो पावर प्लांट है उसकी कैपेसिटी 5 मेगावाट तक है और आपका जो लोड है वो 5 मेगावाट से ज़्यादा है, 7 मेगावाट या 8 मेगावाट या कोई भी कैपेसिटी है जो आपके पावर प्लांट से ज़ायद होती है, तो आपको एक्स्ट्रा पावर जो है वो कमर्शियल पावर से चाहिए। तो एक्स्ट्रा पावर आप इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट करने के लिए आपको सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा। एक ऑप्शन तो ये हो सकती है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आपने पावर को एक्सपोर्ट करना है। नहीं, अगर आपके पास सरप्लस पावर है, आपका कोई पावर प्लांट है, आपके पास 10 मेगावाट 20 मेगावाट की जनरेशन कैपेसिटी है और वो पावर सरप्लस है, यानी एक्स्ट्रा पावर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप वो कमर्शियल पावर को एक्सपोर्ट कर सकते हो। यानी आप वो कमर्शियल पावर जो कंपनी है, जो ग्रिड है, उसको आप एक्स्ट्रा बिजली जो है वो बेच सकते हो। तो अगर आपने कमर्शियल पावर को बिजली बेचनी है यानी एक्सपोर्ट करनी है, तो भी आपको सिंक्रोनाइज होने की ज़रूरत पड़ेगी ग्रिड के साथ, या उस मेंस यूटिलिटी पावर के साथ आप सिंक्रोनाइज होंगे तो ही आपके पावर प्लांट की जो सरप्लस पावर है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे, जिसके आपको पैसे मिलेंगे, वो कंपनी आपको पे करेगी। तीसरी जो सूरत हाल है आपको सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत क्यों पेश आ सकती है, वो सॉफ्ट ट्रांसफ़र कहलाता है। मिसाल के तौर पे आपका जेनसेट या पावर प्लांट आपके चलते हैं और वो स्टैंड बाई पावर प्लांट हैं आपके, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो आपकी कमर्शियल पावर की है। आफ्टर द फेलियर ऑफ कमर्शियल पावर, तो आपका जो लोड है वो शिफ्ट होता है आफ्टर स्टार्टिंग आपका जो कमर्शियल, आपका जो पर्सनल, आपका जो प्राइवेट पावर प्लांट है। तो जब आपके प्राइवेट पावर प्लांट स्टार्ट हो जाते हैं तो लोड उसके ऊपर शिफ्ट होता है। अब जब वापडा या कमर्शियल पावर की जो सप्लाई है, जो मेन या यूटिलिटी है, जब वो रिस्टोर होती है एक ख़ास पीरियड के तहत, जब वो रिस्टोर होती है तो आप उसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। सिंक्रोनाइज होने के बाद अपना लोड ग्रेजुअली कमर्शियल पावर के ऊपर शिफ्ट करते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका जो लोड है वो डिस्टर्ब नहीं होता। आपका जो इक्विपमेंट है, जो मशीन्स हैं जो चल रही हैं वो वैसे ही चलती रहती हैं और आप सिंक्रोनाइज होके लोड को अपने पावर प्लांट से कमर्शियल पावर की तरफ रैंप डाउन कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका जो जर्क आती है वो नहीं आती, जो एक एक जो ब्रेक आती है, जो एक वो नहीं आएगी। आपका जो लोड डिस्टर्ब नहीं होगा। दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट ट्रांसफ़र, बम्पलेस ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र भी कहते हैं इसको। तो इस मकसद के लिए आप कमर्शियल पावर को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। कमर्शियल पावर को सिंक्रोनाइज करने के लिए एक तो लोड शेडिंग शेड्यूल्ड होती है और एक अनशेड्यूल्ड होती है। जब अगर शेड्यूल्ड लोड शेडिंग हो तो आप कमर्शियल पावर को फेल होने से पहले कुछ मिनट, चंद मिनट फेल होने से पहले आप अपने पावर प्लांट को स्टार्ट करके उसको कमर्शियल पावर के साथ सिंक करके सारा लोड कमर्शियल पावर से पावर प्लांट जो डीजी सेट्स लगे हुए हैं उसकी तरफ आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद कमर्शियल पावर फेल होती भी है तो आपका जो लोड है वो इफ़ेक्ट नहीं आएगा, आपकी जो मशीन्स हैं वो वैसे ही चलती रहेंगी। तो ऐसी जो एप्लीकेशन है वो प्लान लोड शेडिंग जो होती है उस पर तो आप कर सकते हैं, वो ऑटो भी कर सकते हैं और मैनुअल भी कर सकते हैं। आप पूरा प्लान जो शेड्यूलर है वो भी आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं।
एक जेनसेट, दो जेनसेट या मल्टीपल जेनसेट को मल्टीपल ग्रिड्स के साथ भी सिंक किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशन होती हैं जहाँ पर आपके पास दो दो डिफरेंट फीडर हों, तीन डिफरेंट फीडर हों, चार डिफरेंट फीडर हों, आप उन तमाम फीडर्स को अपने पावर प्लांट्स के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ही आपका डिज़ाइन बनेगा। अभी अगर मैं बात करूं तो अगर आप सिंक्रोनाइज करने के लिए आपको डिफरेंट तरह के मार्केट के अंदर कंपोनेंट जो पीएलसी और कंट्रोलर अवेलेबल होते हैं, जिसमें आपका डीप सी कंट्रोलर होता है, एक डीप सी मैन्युफैक्चरर है, एक यूके बेस्ड कंपनी है, कॉमेप है, डाइफ है, वुडवर्ड है, और मिकार्टे के कंट्रोलर्स हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे कंपनीज के जो कंट्रोलर्स और पीएलसीज होते हैं जिसकी ज़रूरत होती है इस एप्लीकेशन को अचीव करने के लिए। इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं बात करूंगा DSC8660 की। ये एक कंट्रोलर है जो ATS कंट्रोलर कहलाता है और ये सिंक्रोनाइज करने की सलाहियत रखता है। ये 86XX फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। ये कनेक्ट होता है अगर आपके मल्टीपल जेनसेट्स हैं तो जेनसेट के ऊपर जो कंट्रोलर इस्तेमाल होगा वो DSC8610 होगा। उसमें MK1 भी होता है, MK2 भी होता है, लेकिन जो सीरीज़ है वो 8610 जो जेनसेट के ऊपर लगता है, जिसमें गवर्नर वगैरह का कंट्रोल होता है। उसके लिए एक अलग वीडियो है, आप उसकी जानकारी अगर चाहते हैं, उसके बारे में लर्निंग चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो आप उस वीडियो में जाके सीख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस किया जाएगा वो सिर्फ DSC8660 के बारे में है, जो कि कमर्शियल पावर, मेन यूटिलिटी और ग्रिड को कंट्रोल करता है, उसको जेनसेट की कॉमन बस के साथ सिंक्रोनाइज करता है। अगर आपके पास एक फीडर है तो आप ये एक कंट्रोलर इस्तेमाल करेंगे और जितने आपके पास जेनसेट्स हैं 2, 4, 5, 6 वट एवर, उतने आपके साथ DSC8610 लगेंगे और ये तमाम कंट्रोलर आपस में कनेक्टेड होते हैं वाया MSC लिंक के। तो इस कंट्रोलर की जो मेन फंक्शनैलिटी है वो यही है कि ये कमर्शियल पावर को सिंक्रोनाइज कर सकता है, बशर्त ये कि दूसरी साइड के ऊपर 8610 के कंट्रोलर ही लगे हों। यानी ये कंट्रोलर किसी और ब्रांड के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। अगर वुडवर्ड लगा हुआ है, डाइफ है या डेटाकॉम है, तो उसके साथ ये कम्युनिकेट नहीं करवा पाएगा। और ये जो है ये तमाम के साथ होता है। किसी भी ब्रांड्स के जो कंट्रोलर होते हैं वो किसी दूसरे ब्रांड के साथ कम्युनिकेट नहीं करते। तो आपको जो तमाम कंट्रोलर लगाने होते हैं जेनसेट्स के ऊपर या डिफरेंट फीडर्स के ऊपर, वो सेम ब्रांड के लगाने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब भी सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग होती है तो आपस में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो विदाउट कम्युनिकेशन के आपका जो सिस्टम है वो चल नहीं सकता। तो इसलिए आपके पास कंट्रोलर सेम ब्रांड, सेम सेम मॉडल्स, सेम ब्रांड के कंट्रोलर्स होने चाहिए जो आपस में कम्युनिकेट करने की सलाहियत रखते हों। तो ये कंट्रोलर आपको सिंक्रोनाइज करने की सलाहियत देता है। DSC जो डीप सी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सिंक्रोनाइजेशन की जो सीरीज़ है उसके साथ ये कंपेटेबल है। इसकी अगर ड्राइंग की बात की जाए तो ये इसमें इनपुट हैं आपकी जो कमर्शियल पावर साइड की सीटीज़ की इनपुट आती हैं, सिंगल फेज, 3 फेज, 4 वायर। 4 सीटीज़ भी आप लगा सकते हैं, 3 सीटीज़ भी लगाई जा सकती हैं। और इसी तरह कमर्शियल पावर की सेंसिंग है। फिर कॉमन बस की सेंसिंग होगी। कॉमन बस में आपके जो मल्टीपल जेनसेट की कॉमन बस है उसकी आपकी सेंसिंग हो सकती है। कॉमन बस की साइड पे भी आपको सिटी आप लगा सकते हैं लोड कंट्रोल के हवाले से, जिससे ये लोड को मॉनिटर कर सकता है, आपका लोड कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। बाकी इसके अंदर डिजिटल इनपुट्स और डिजिटल आउटपुट्स आपको अवेलेबल होंगी। इसमें जो आपको 6 डिजिटल आपको आउटपुट मिलती हैं, इसके अलावा 2 आउटपुट आपको ड्राई कॉन्टैक्ट में डिजिटल मिलती हैं, जिससे हम ब्रेकर का कंट्रोल कर सकते हैं। तो होता यह है कि ये 2 ब्रेकर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। सिंगल ब्रेकर भी कंट्रोल हो सकता है, एप्लीकेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, उसके लिए स्पेशल डिज़ाइन, थोड़ी सी सिमुलेशन करनी पड़ती है। लेकिन अगर इसका प्रॉपर अगर डिज़ाइन देखेंगे
तो ये दो ब्रेकर्स को कंट्रोल करता है। कॉमन बस का ब्रेकर होगा और एक कमर्शियल पावर का ब्रेकर होगा, और कॉमन बस के साइड पे जितने भी जेनसेट होंगे वो उस बस के ऊपर क्लोज होते हैं। तो ये कॉमन बस के ब्रेकर को और कमर्शियल पावर के ब्रेकर को कंट्रोल करता है। दोनों को इकट्ठा भी क्लोज कर सकता है, दोनों को सिंक कर सकता है, लोड ट्रांसफ़र कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है, पावर को एक्सपोर्ट कर सकता है, और सॉफ्ट ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी इसके अलावा इनपुट और आउटपुट के एक्सपेंशन मॉड्यूल की इसके अंदर है। जो इनपुट्स हैं वो आप लगा सकते हैं, कम्युनिकेट करवा सकते हैं, और कोई ख़ास ज़्यादा इसके अंदर फीचर नहीं है। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है। मेन इसका काम जो है वो कोई कम्युनिकेशन करवाता है एमएससी लिंक के थ्रू, बाकी काम तो दूसरे जेनसेट ने जो कंट्रोलर्स है वो करते हैं। ये बेसिकली मास्टर कंट्रोलर कहलाएगा, क्योंकि ये आपको कंट्रोल कर रहा होता है उन तमाम जेनसेट को वाया कम्युनिकेशन लिंक के, जिसको हम एमएससी लिंक कहते हैं, मल्टी सेट कम्युनिकेशन लिंक। उसके थ्रू ये सब काम कर रहा होता है। लोड को कंट्रोल करना है, इंपोर्ट कितनी करनी है, एक्सपोर्ट कितनी करनी है, कंटिन्यूस पैरेलल ऑपरेशन करना है, किसी भी तरह की आप एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। सेटिंग इसकी सॉफ्टवेयर के अंदर होगी। सॉफ्टवेयर के हवाले से मैं कुछ आपको जानकारी देता हूँ कि सॉफ्टवेयर में आप इसको क्या क्या फीचर्स होते हैं, किस किस तरह की आप सेटिंग कर सकते हैं। उस हवाले से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं किसी एक सोर्स के हवाले से। अगर मैं आपको इसका सॉफ्टवेयर पे अगर लेके चलूँ तो ये इसका सॉफ्टवेयर का इंटरफेस होता है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऑपरेशंस के हवाले से इसका जो मैनुअल है, जो ऑपरेशन मैनुअल है, उसको भी डाउनलोड किया जा सकता है। तमाम डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी इनपुट आउटपुट की कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप वो कमेंट सेक्शन पे कमेंट दे के भी पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर भी आप पूछ सकते हैं। आपको बेहतर से बेहतर रहनुमाई फराहम करने की कोशिश की जाती है। अगर मैं इसके सॉफ्टवेयर की तरफ चलूँ तो सॉफ्टवेयर में ये मैंने इसका सॉफ्टवेयर खोला हुआ है, तो सॉफ्टवेयर में अगर आप देखें तो बहुत फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। अच्छा, ये बात याद रखिए कि इस एप्लीकेशन को अचीव करने के लिए ब्रांड आप कोई सा भी यूज़ करें, जो अप्रोक्सीमेटली चीज़ें सेम ही होती हैं, क्योंकि जो इंजीनियरिंग के फंडामेंटल हैं वो सेम ही हैं, वो इसके अपने नहीं होते। तो इस हवाले से जो मेन जो चीज़ें हैं वो तमाम में सेम ही होती हैं। डिजिटल इनपुट्स और आउटपुट्स आपने इसमें कंट्रोल करनी होती हैं। अगर मैं इसकी ये मॉड्यूल की डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर आप ये एलईडी लाइट्स जो होती हैं उसके हवाले से यहाँ पर आप जो भी देंगे वो एलईडी उस इवेंट के ऊपर वो एलईडी ऑन हो जाती है। तो मैं आपको इसकी डेटा लॉगर इन डिजिटल इनपुट की तरफ आएँ तो इसमें रिमोट स्टार्ट की इनपुट है, बस क्लोज एक्सिलरी की इनपुट है, और मेंस क्लोज एक्सिलरी की इनपुट है। ये दो इनपुट्स का क्या काम होता है ये समझना ज़रूरी है। ये फीडबैक सिग्नल है बेसिकली। जो कॉमन बस का जो ब्रेकर है, जो एसी भी लगा होगा, जब वो क्लोज होगा तो उसको नेगेटिव इनपुट मिलनी चाहिए। यानी इससे ये कंट्रोलर जो एक्टिविटी करता है उसकी वेरिफिकेशन इसके पास आती है। मतलब उसने ब्रेकर क्लोज करवाने की आउटपुट दी, तो अब ब्रेकर क्लोज होना चाहिए। तो इस कंट्रोलर को इस इनपुट से वेरीफाई होगा कि ब्रेकर क्लोज हो चुका है। अगर ये इनपुट नहीं मिलेगी तो दैट्स मीन ये कंट्रोलर जो है ये समझेगा कि ब्रेकर क्लोज नहीं हुआ, मैंने आउटपुट दी लेकिन ब्रेकर क्लोज नहीं हुआ, तो फिर ये अलार्म दे देगा। तो इसलिए ये फीडबैक सिग्नल है जो इसके एक्शन को वेरीफाई करता है कि जो इसने कमांड दी है वो प्रोसीड हो गई है, जो इसने एक्शन परफॉर्म किया है वो प्रोसीड हो चुका हुआ है। इसी तरीके से ये मेंस क्लोज एक्चुअली यानी मेंस का ब्रेकर जो है उसका फीडबैक है। तो ये दो इनपुट्स इसकी लाजमी इनपुट्स हैं, ये इसको देनी ही होती है, इनके बगैर आपका सिस्टम जो चल नहीं सकता। इसके अलावा ये एक्चुअली मेन सेल, ये अगर आपको इस इनपुट से अगर मेन सेल का सिग्नल देते हैं तो जो है ये इसको सिग्नल ये इनपुट अगर डिस्कनेक्ट होगी तो ये समझेगा मेन फेल हो गई है। तो आप इसकी सिमुलेशन भी कर सकते हैं इस इनपुट से। बाकी इस पर मल्टीपल इनपुट्स हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। इसका सॉफ्टवेयर मैनुअल आप डाउनलोड कर सकते हैं और तमाम इनपुट्स के बारे में आपको जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। डिटेल से वहाँ पर बताया गया कि कौन सी इनपुट किस मकसद के लिए होती है।
पैरेलल इनहेबिट, अगर आपने पैरेलिंग ऑपरेशन नहीं करना है, यानी आपने सिंपल एटीएस बनाना है इसको, तो आप ये इनपुट दे सकते हैं, तो ये सिंपल एटीएस बन जाएगा। जैसे एक आम एटीएस जो परफॉर्म करता है, तो ये सिंपल एटीएस बन जाएगा। कमर्शियल पावर फेल होगी तो जेनसेट चल जाएंगे, जितने भी जेनसेट होंगे, कॉमन बस का ब्रेकर क्लोज हो जाएगा, कमर्शियल पावर वापस आएगी तो कॉमन बस का ब्रेकर निकलेगा और मेंस का ब्रेकर लग जाएगा। जैसा एक सिंपल एटीएस के अंदर फंक्शनैलिटी होती है। तो अगर आप ये इनपुट नहीं देंगे तो फिर ये सॉफ्ट ट्रांसफ़र कर सकता है उसको, और लोड इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो दूसरे फीचर आपके जाएंगे। मेन लोड इनहिबिट का मतलब होता है कि ये लोड नहीं लेगा मेंस के ऊपर। तो ये डिफरेंट इनपुट्स हैं। आप ये इनपुट्स जो ज़रूरी इनपुट्स हैं मैंने आपको बताई हैं, जो हर हाल में आपने करनी ही है। इस तरीके से आपकी आउटपुट्स हैं, डिजिटल आउटपुट्स। जो ज़रूरी आउटपुट है वो क्या है, ब्रेकर क्लोज करने की। दो आउटपुट तो ज़रूरी हैं कि ब्रेकर क्लोज होगा मेंस का यानी कमर्शियल पावर का, और एक ब्रेकर क्लोज की आउटपुट चाहिए इसको कॉमन बस के ब्रेकर की। तो ऐसे ही ओपन करने की और क्लोज करने की आउटपुट चाहिए, यानी चार आउटपुट्स आप कॉन्फ़िगर करेंगे। वंस फॉर मेंस क्लोज एंड मेंस ओपन, एंड अदर वन इज कॉमन बस क्लोज एंड कॉमन बस ओपन। उसको आप पल्स भी ले सकते हैं और कंटिन्यूस सप्लाई भी ले सकते हैं। वो आपके ब्रेकर की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पल्स चाहिए ओपन क्लोज करने के लिए, या मुस्तकिल सप्लाई चाहिए ओपन या क्लोज करने के लिए। बाकी ऑप्शनल आउटपुट्स हैं, आप वो जो ले सकते हैं जिस तरीके से भी आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, तो आप डिफरेंट चूज़ करके अलार्म के हवाले से कोई लेनी है तो वो बहुत सारी इसके अंदर आउटपुट्स अवेलेबल हैं, ये आपको मैनुअल से मिल जाएगी। ये डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन है, तो जिस तरह की आप एप्लीकेशन डिज़ाइन करना चाहते हैं, कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स एप्लीकेशन भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, एडवांस फीचर्स हैं। अच्छा, टाइमर्स के पैरामीटर्स के बारे में, टाइमर्स एंड डिफरेंट टाइमर आपका इसको सेटिंग कर सकते हैं। इसमें लोड स्टॉपिंग की, ब्रेकर ऑन ऑफ क्लोज टाइम, डिले टाइम, ट्रांसफ़र टाइम, ये सारे टाइमर इसके अंदर ऑप्शनल है। आप इसके अपनी मर्ज़ी के साथ चूज़ कर सकते हैं। मेंस की सेटिंग है, मेंस की ऑप्शन है, आपने किस तरह की ऑप्शन लेनी है। CTPT की ऑप्शन आप देंगे, आप इसको 11 किलो वोल्ट पे भी लगा सकते हैं, 33 किलो वोल्ट पे, 66 किलो वोल्ट पे भी लगा सकते हैं। मेन अंडर ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन है वो आपने देनी है यहाँ पर, वो आप अपनी मर्ज़ी के लगा सकते हैं। जीरो सीक्वेंस अलार्म है, यानी अनबैलेंस लोड की प्रोटेक्शन इसके अंदर आपको मिलेगी। पॉजिटिव सीक्वेंस अलार्म आपको मिलेगा, नेगेटिव सीक्वेंस अलार्म मिलेगा। ये तीनों जो बेसिकली आपके लोड अनबैलेंस करने के हवाले से है फीचर होते हैं। इसके अलावा फ्रिक्वेंसी की सेटिंग्स है, मेन डी कपलिंग की सेटिंग है, लॉस ऑफ एक्साइटेशन। ROCUF अलार्म आपको मिलेगा, उसकी रिले है। ROCUF एक ज़रूरी प्रोटेक्शन रिले होती है, जो कि जब भी आप कमर्शियल पावर के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं तो ये दो प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती हैं, जो IC के स्टैंडर्ड के हिसाब से हैं, ये रिकमेंडेड हैं और ये आपको एक्टिवेट करनी होती हैं। ROCUF रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी कहलाती है, और वेक्टर शिफ्ट की सेटिंग, ये दो प्रोटेक्शन रिलेज हैं। आप इसको इनेबल करके इनकी सेटिंग्स का आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी जो रिक्वायरमेंट है। कहीं पर आपकी सेटिंग कितना फेज शिफ्ट होगा, तो कमर्शियल पावर के जो डिटेक्शन के हवाले से ये आपको ये दो रिलेज आपकी प्रोटेक्ट करती हैं कमर्शियल पावर की सेफ्टीज़ के हवाले से। इस तरीके से ये वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी की प्रोटेक्शन है। बस के साथ जो आपकी बस ऑप्शन है कि बस की सेटिंग है, जैसे तरीके से आपने मेन की सेटिंग, CTPT की सेटिंग थी, बस की भी आपने इस PT की सेटिंग और सिलेक्शन बतानी है आपने। नॉमिनल वोल्टेज कितने हैं आपके, तो ये सिंक के पैरामीटर हैं। ये बस फेस सीक्वेंस थी आपकी, जिस तरीके से मेन के लोड बैलेंसिंग और उसकी बस की फेस बैलेंसिंग। चेक सिंक में आप इसका जो चेक सिंक्रोनाइजिंग की जो रिले होती है, इसके पैरामीटर आप दे सकते हैं। आप इसकी जो सेटिंग कर सकते हैं एक सेफ सेटिंग में, 2-0.2 और +0.2 इसका अपर लोअर लिमिट आप सेट कर सकते हैं। यानी ये इतना मार्जिन, अगर आप ज़्यादा जल्दी इसको सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं तो आप इसको 0.3 के ऊपर भी जा सकते हैं। डेड बस के लिए आप
इतने वोल्टेज काफ़ी हैं, ये आप 38 40 तक वोल्टेज की सेटिंग कर सकते हैं। फेज एंगल आप 5 तक, मिनिमम आप 5 तक ही रखें आप इसको। वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो आप 3 से 5 तक कर सकते हैं, अलाउेबल लिमिट है। फेल टू सिंक अलार्म है, ये 1 मिनट से बढ़ाकर आप इसको मैक्सिमम कर सकते हैं, ताकि वो अगर सम टाइम डिले होता है तो अलार्म ना दे दे। इसलिए आप इसको 1 मिनट से ज़्यादा करने चाहें तो वो बेहतर है, आप इसको मैक्सिमम टाइम पर रख दें ताकि वो स्मूथली उसको सिंक्रोनाइज कर ले। फिर कुछ मल्टी सेट की सेटिंग है, जो एमएससी लिंक होता है। मल्टी सेट जो एमएससी लिंक बना हुआ है, कितने सेट इस बस के साथ कनेक्टेड हैं, कितने जनरेटर हैं, कितने कंट्रोलर लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है। तो उसकी सेटिंग आप करते हैं, क्या वार्निंग अलार्म लेना है, इसकी सेटिंग भी आप अपने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप ले सकते हैं। एमएससी फेलियर अगर होता है तो आपको वार्निंग चाहिए या शटडाउन चाहिए या आपको अलार्म चाहिए। लोड कंट्रोल की सेटिंग है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। रैंप रेट, रैंप अप, रैंप डाउन, जो आप सिंक्रोनाइज करते हैं बस के साथ, तो आपने सॉफ्ट ट्रांसफ़र करना है, रैंप डाउन रैंप ऑफ किस तरीके से करना है, इसकी परसेंटेज आप कर सकते हैं। ज़्यादा जल्दी करना है तो हाई परसेंटेज रख देंगे। ग्रेज स्लो स्लो आपने शिफ्ट करना है और स्लो स्लो लोड लेना है दोनों साइडों पर, तो आप ये 1% पर रख देंगे तो वो स्लो स्लो होगा और स्मूथली हो जाएगा। यहाँ पर लोड मैनेजमेंट की ऑप्शन है कि आप इसकी लोड जो डिमांड स्कीम को आप अनेबल करेंगे तो आपकी जो आपका जो है ना वो अनेबल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि लोड डिमांड के ऊपर चलेंगे। मिसाल के तौर पर आपका आगे कॉमन बस के ऊपर जो जेनसेट 5 लगे हुए हैं, 4 लगे हुए हैं, तो पहले 2 चल रहे हैं तो लोड बढ़ेगा, तो वो सेटिंग आप यहाँ पर करेंगे। तो ये सेटिंग कॉलिंग फॉर मोर सेट और कॉलिंग फॉर लेस सेट के हिसाब से जेनसेट, नेक्स्ट जेनसेट जो होगा थर्ड वन, वो लोड के हिसाब से स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से फिर चौथा भी स्टार्ट हो सकता है, पांचवा भी स्टार्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू लोड डिमांड के। तो यहाँ पर आप लोड मैनेजमेंट के जो फीचर हैं वो आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। ये पावर कंट्रोल के कुछ फीचर हैं, फ्रिक्वेंसी और पावर मोड और वोल्टेज और पावर मोड। जो पावर मोड के पावर कंट्रोल करने के स्पीड मोड और पावर मोड के जो पैरामीटर होते हैं उनको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जरूरी पैरामीटर आपके यही हैं। बाकी इसके अंदर सिस्टम ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है आपको। ये दूसरे पैरामीटर आपके हैं। अगर ये कम्युनिकेशन के हवाले से अगर आप रिमोटली कंट्रोल करना चाहते हैं इसको स्काडा वगैरह के साथ, तो RS-232 RS-485 और तो ईथरनेट की पोर्ट की सेटिंग्स हैं, इनके ऊपर आप जा सकते हैं। ये डिटेल आपको मैनुअल पे भी मिल जाएगी, लेकिन जो आपको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, जो सेटिंग्स है, वो मैंने आपको बता दी हैं। कोई भी कंट्रोलर, कोई भी आपका जो PLC है, आपने उसको बेहतर तरीके से अगर परफॉर्म करना है तो वीडियो तो आप ज़रूर देखें, लेकिन उसका मैनुअल जो है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैनुअल में बहुत सारी बातें डिटेल के साथ लिखी होती हैं, तो वहाँ से आपको बेहतर और मज़ीद पता चल जाता है। तो वीडियो से आपको फर्दर रहनुमाई मिल जाती है। फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, कुछ सेटिंग्स की फिर स्काडा पे होती हैं। यहाँ पर कंट्रोलर आपका स्काडा पे कनेक्ट करेंगे तो ऊपर वाले पोर्शन की जो सेटिंग होती है ये तो आपको राइट करनी पड़ती हैं। ठीक है, राइट टू मॉड्यूल आपको करनी पड़ेंगी, राइट टू मॉड्यूल। जबकि स्काडा की जो सेटिंग होती है ये राइट नहीं करने की ज़रूरत होती है। ये जैसे आप चेंज करते हैं तो ये कंट्रोलर के ऊपर शिफ्ट हो जाती हैं। इस पे जो आपकी जो सेटिंग है वो आप जब मॉड्यूल ऑन होगा तो ये सेटिंग्स आपको मिलेंगी, जिसमें ये लोड की सेटिंग्स हैं और ये MSC लिंक की सेटिंग है। यहाँ पर आपको रियल टाइम की मॉनिटरिंग हो रही होगी और लोड लेवल की आप सेटिंग कर सकते हैं। लोड लेवल की सेटिंग ये डिफाइन करते हैं कितनी पावर आपने इंपोर्ट करनी है, कितनी एक्सपोर्ट करनी है कंटिन्यूस पैरेलल में अगर चलाना है तो जब आप कंटिन्यूस पैरेलल ऑपरेशन करते हैं कमर्शियल पावर के साथ तो आपको फिर ये वाली सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर आपने पावर इंपोर्ट कर रहे हैं, आपका टोटल लोड 10 मेगावाट का है, आपकी अपनी जनरेशन 5 मेगावाट की, तो 5 मेगावाट आपको पावर ग्रिड से चाहिए, तो वो आपका 50-50 पावर मिली है। तो यहाँ पर आप 50-50 रख सकते हैं। लोड जो इंपोर्ट करेंगे वो 50, अगर आपने एक्सपोर्ट करनी है यानी आपकी जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो 5 मेगावाट है और टोटल जनरेशन जो आप कर रहे हैं वो 10 मेगावाट कर रहे हैं, तो एक्सेस जो सरप्लस है जो 5 मेगावाट वो आप ग्रिड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और वो एक सिस्टम बना होता है, वहाँ से आपकी जो एनर्जी का सारा रिकॉर्ड चल रहा होता है और एट द एंड आपको वो कंपनी कमर्शियल पावर
पे करती है जितनी पावर उसने आपसे ली है। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंट्रोल आप यहाँ से करेंगे इसके स्काडा वाले जो लोड लेवल की सेटिंग से। ये सेटिंग आप सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं और चलते हुए भी कर सकते हैं। अगर मतलब चल भी रहा है आपका सिस्टम तो फ्रंट पैनल से भी आप कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर लगा के भी कर सकते हैं। मॉड्यूल का जो फ्रंट पैनल है बटन्स की सेटिंग से भी आप ये लोड लेवल की सेटिंग किसी भी वक्त आप अप डाउन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये कोई फिक्स नहीं रहेगी, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके ऊपर। ये आप कभी भी इसको आप कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस और योर रिक्वायरमेंट के। तो ये वीडियो थी सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए, लोड कंट्रोल करने के लिए, पावर प्लांट डीजी सेट्स टू वर्क कमर्शियल पावर यूटिलिटी और मेंस के साथ जो हम सिंक्रोनाइज करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक और इस कंट्रोलर्स के हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मोर एवर अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम है साइट के ऊपर, तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भी कर सकते हैं। तो कोशिश की जाएगी कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और बेहतर से बेहतर आपको रहनुमाई दी जाए, जिससे आपका जो कोई काम है या स्टक है वो उससे आप निकल सकें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।